हम में से एक बहुत बड़े विद्वान हमारे पास आए, जिनमें से शायद आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो उनको ना जानता हो। नाम नहीं लूंगा। वो आकर के कह रहे हैं कि महादशा में कुछ मजा नहीं आता, योग युति कुछ नहीं होते और मांगलिक सिर्फ 5% काम करता है। तो एकदम से उनकी बात सुन के अंदर तिलमिलाहट शुरू हो गई। मैंने उनको कहा, मैं साहब, मैं ज्योतिष आप खाते हैं, ज्योतिष पढ़ते हैं, ज्योतिष करते हैं, मैं उसके बावजूद ऐसे शब्द। कहते नहीं, मैं रिसर्च में लगा हुआ हूँ और आखिरी पे अटका हुआ हूँ, शायद 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। मैं किस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं आप? कहते कम से कम शादी की डेट और बच्चा होने की डेट तो मैं दे दूं। तो मैं कहा, आप 2 मिनट रुकिए। मैंने अपने बच्चे को बुलाया, उन्हीं के फ़ोन के अंदर मैंने ऐप डाउनलोड करवाई। मैं अपनी शादी की डेट बताई है, उन्होंने 76-78 के करीब की बताई। मैं ज़रा शादी वाले चैप्टर में जाके अपनी डेट देखना, उनको अपनी शादी की डेट मिल गई। फिर उन्हें मैंने कहा, मैं आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो उन्होंने वो भी बताई। मैं ज़रा बच्चे वाले चैप्टर में जाके देखो, उनको वो भी मिल गई। फिर उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर 4 मकान बनाए। मैं ज़रा ये चारों मकानों की डेट चेक करके देखना, उन्होंने वो भी चेक करी और चारों मकानों की डेट मिल गई। कहते इसमें तो फॉरेन ट्रिप भी लिखा हुआ है। तो मैं कहा, जितनी बार गए हो वो भी चेक कर लो, और वो भी उनको एक एक डेट मिल गई। मैंने अपने बचपन से एक ही कसम खाई थी कि जो ज्योतिष की इज्जत गई है, जिसको लोग सिर्फ संभावनाओं का खेल बोलते हैं या झूठ कहते हैं, मैं उस ज्योतिष की इज्जत को इतना ऊपर लेकर के जाऊंगा कि सारी दुनिया को नतमस्तक होकर के इसकी छत के नीचे आना पड़ेगा। और मैं खुश हूं कि मेरी मां अंबे के आशीर्वाद और भोलेनाथ के ज्ञान ने आज मुझे वहां पहुंचाया कि इस कमिंग 24 मार्च को मैं पूरे वर्ल्ड को वो तोहफा देने जा रहा हूं, जिसके अंदर आज के बाद वो अंधकार में नहीं जिएंगे, सबको अपना रास्ता पहले से पता हो। यह सत्य बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख, किसी माँ बाप को ये नहीं पता कि वो अपने बेटे को क्या करवाए, अपने बच्चे को क्या करवाए, अपनी बेटी को क्या करवाए। आप उस ऐप के अंदर अपने पिता, अपने दादा, अपने पड़ोसी, अपने चाचे, मामे, ताई की डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल के देखना कि उसके अंदर वही प्रोफेशन लिखा आ रहा है ना जो वो काम कर रहे हैं, तब मान लेना कि आपका बच्चा वही करेगा जो उसमें लिखा हुआ आएगा। ये काम कोई मुश्किल नहीं था, बस ये जीडी वशिष्ठ की तरह थोड़ा सा मेहनत की जरूरत थी, जो मैंने की। मेरे दाते ने मुझे झोली भर भर के दिया। आज मैं पिछले 3-4 साल से लगा हुआ था इसको बनाने में। घर से ना भाग के मैं फिल्में देखा करता था 1 रुपये 1 रुपये में। तो वहाँ मैग्नम की कैसेट चला करती थी, तो उसमें पहले एक शेर आया करता था, कौन है जो वक्त की चक्की को रोक पाएगा, वक्त के सांचे में ढलने वाला बढ़ता जाएगा। तो मैंने भी वही सोचा। मैं कहा, सारे के सारे धोती तिलक लगाने वालों को ज्योतिषी बोलते हैं, मालाएं पहनने वालों को ज्योतिषी बोलते हैं। मैं कहा, इन्हें मैं बताता हूँ कि ज्योतिषी कितना बड़ा टेक्नोलॉजी का मास्टर भी हो सकता है। मैंने दुनिया के टॉप डेवलपर लेकर के, और जहां से दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी चलने वाली ऐप जो डिज़ाइन करती है कंपनी ज़्यूक्स, उनसे अपनी ऐप का डिज़ाइन करवाया और टेक्नोलॉजी में ऐसा पिरोया कि ये टेक्नोलॉजी देख के विदेशों के रिसर्चर यहां दौड़ के आएंगे कि ये किया तो किया कैसे। ये दिन आने वाला है। और मैंने पिछले सम्मेलनों में भी बताया कि सिर्फ 8-10 महीने की बात होगी। मोबाइल के सेंसर के ऊपर आप अपनी उंगलियां लगाइए, थंब इंप्रेशन दीजिए,
जिसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं भी है उसकी भी डेट ऑफ बर्थ टाइम भर के आ जाएगी, और बर्थ प्लेस डालिए और पढ़िए अपना सारा भविष्य। ये विद्या मेरे गुरु श्री लेखराज जी ने मुझे दी है, आप सब लोग जानते हैं उन्हें, समझ गए। और पूरी दुनिया में उनका नाम होगा, जब भी डेट ऑफ बर्थ टाइम भर के आएगा ऊपर लिखा हुआ आएगा कैप्टन श्री लेखराज जी शर्मा कृत, क्योंकि जिसकी जो विद्या है उसको वो नाम जरूर दर जरूर मिलना चाहिए। तो ये खुशखबरियां थी। आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आप अपनी 2 साल की उम्र में क्या हुआ या आपकी 80 साल की उम्र में क्या होना, सब बैठे बैठे देख सकते हो। वो बात अलग है कि पूरी ऐप पढ़ने में शायद 2 महीने लग जाए, क्योंकि बहुत बड़ा जीवन वृत्तांत होता है। तो ये हुआ कैसे? होने के लिए बेटा दिखावे का ज्योतिष छोड़ना पड़ेगा। मैंने उसको ये बताया वो सच हो गया, मैंने उसको ये कहा था वो हो गया, ये सब बेवकूफी है। क्योंकि उनमें से 90% बातें तो अपने ही मन के अंदर आए हुए ख्याली पुलाव होते हैं, ये सब जानते हैं। एक बार किसी भी एक लकीर को पकड़ के चल पड़े ना, जब तक उसका सिरा ना खत्म हो जाए तब तक छोड़ना नहीं, ये लगन चाहिए, तब आदमी ज्योतिषी बन सकता है। और सबसे पहले ग्रहों का वो ज्ञान विज्ञान जानना जरूरी है, कहां बैठ के कौन सा ग्रह शुभ कौन सा अशुभ। जो मेरे ख्याल से वैदिक में अपने तरीके हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि लाल किताब से बढ़िया तरीका दुनिया में कोई नहीं बना, क्योंकि वैदिक वालों ने ही लाल किताब लिखी है। उनको वहां से जब कुछ कमियां मिली तो उन्होंने इसे लाल किताब में कन्वर्ट किया। हम ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट पढ़ाई अगर देखी जाए तो वो लाल किताब की है, क्योंकि सब्जेक्ट तो समय के साथ चेंज भी होते हैं, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं, उसके फॉर्मूले चेंज होते हैं, तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि शनि को शुभ अशुभ कैसे तोलना है, बहुत सिंपल है। राहु 7 से 12 के घरों में हो तो शनि शुभ है, और राहु 1 से 6 घरों में हो तो शनि अशुभ है। लेकिन और बहुत सारे तरीके इसको बनाते हैं, वो लॉ बन जाते हैं, वो अलग चीज है। चंद्रमा की शुभ और अशुभ स्थिति, चंद्रमा चौथे घर के अंदर बैठा हुआ हो, आदमी कहता वाह 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 तेरे तो वारे न्यारे। चौथे घर के अंदर चंद्रमा, वो भी वृषभ राशि का। और ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर हैं कि जिनकी माओ ने इतना दुख पाया होता है चौथे घर के चंद्रमा के कारण कि उनका दुख देख के तो आसमान भी कांपता है। तो ये कैसे हो जाता है? ये लाल किताब समझाती है कि अगर बृहस्पति पहले घरों में और केतु बाद के घरों में हो, यानी कि पहले 6 घरों के अंदर बृहस्पति और 7 से 12 तक केतु हो, तो चंद्रमा चाहे वृषभ राशि का, कर्क राशि का या किसी भी मित्र के साथ बैठा हो, गज केसरी योग में बैठा हुआ हो, आदमी की मां, प्रॉपर्टी, पैसा, घर की सुख शांति दुख पाए बिना नहीं रह सकती, वो दुख मिलेगा। उसके बाद मंगल का तो खेल ही बड़ा अजीब है। अक्सर राजनीतिकों की कुंडली के अंदर सूर्य शनि इकट्ठे मिल जाते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा दोस्त किसके हैं? इतने लोगों से जान पहचान, इतने लोगों को मनाना करना, और कहते हैं सूर्य शनि मिले तो मंगल बद हो जाता है। नहीं, सूर्य शनि मिले तो आदमी डिप्लोमेटिक हो जाता है, और ऐसा डिप्लोमेटिक कि उसको पता है इसके उबलते हुए उबाल को कैसे ठंडा करना है, 2 मीठी बातें बोल के उसको ठंडा कर देता है। लेकिन मंगल का शुभ होना कितना आसान है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 8वें घर के अंदर चंद्रमा हो, भले ही खराब वाला हो, मंगल शुभ है।
बृहस्पति सूर्य चंद्रमा की किसी भी तरह से दृष्टि से राशि से मेल हो गया, मंगल शुभ है। सूर्य पहले, तीसरे, चौथे, नौवें, आठवें घर के अंदर बैठ जाए, मंगल शुभ है। और अशुभ के तो बेअंत मेल है, वो आपको पढ़ने पड़े। जब ये कंडीशनें ना मिले तो समझ लो कि मंगल के अशुभ होने के चांसेस ज्यादा हैं, भाई बाकी की कंडीशनें पढ़ लो। बुध, बुध को लाल किताब क्या बोलती है? बेहया लौंडिया, जिसका कोई दीन ईमान नहीं, पता नहीं कौन से घर में बैठ के क्या बन जाइए। अरे 9वें घर के अंदर, 12वें घर के अंदर आप लोग बुध को बहुत ही बुरा मानते हो। लाल किताब वाले तो जानते हैं, अब तो वैदिक वाले भी मानते हैं। लेकिन 9वें और 12वें घर से शुभ बुध ऐसा देता है कि इंसान को मालो माल कर देता है। ये कैसे होता है? 9वें का 12वें का बुध देख के ज्योतिषी सिर्फ एक ही, ओ हो, ये तो बहुत बुरा हो गया ना। आपको पूरे असूल पता होने चाहिए कि ये कैसे होगा। 9वें घर के अंदर बुध हो, पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 9वें या 11वें घर के अंदर अगर चंद्र, केतु या बृहस्पति हो तो बुध मालो माल करने वाला होता है, कभी खराब नहीं होता। पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 9वें और 11वें घर के अंदर अगर चंद्र, केतु या बृहस्पति होए तो ये बुध बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। 9वें घर का बुध अशुभ है। 12वें घर के अंदर बैठा हुआ बुध अगर कहीं शनि या बृहस्पति दोनों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाए, या एक की राशि हो दूसरे की दृष्टि पड़ जाए, या ये तीनों ही 12वें घर में हो, तो उस बच्चे से बड़ा बिजनेसमैन उसकी पिछली 25 पीढ़ियों में पैदा नहीं हुआ होगा, इतना शुभ होता है बुध। बेटा ये है ज्योतिष, एक चुटकी के अंदर आप जवाब देते हो। सब कहते हैं इतने महंगे जीडी वशिष्ठ जी 5 मिनट से ज्यादा अपने सामने बैठने नहीं देते। हाँ भाई, मैं दिन के अंदर 100 आदमी देखता हूं, 5 मिनट से ज्यादा समय दे ही नहीं सकता, और इतना पैसा भी लेता हूं। लेकिन मैं उनसे यही पूछता हूं कि 5 मिनट के बाद तुम्हारे मन के अंदर सवाल कौन सा रह गया? बाहर 1 घंटा सोच के अंदर आ जाना, नहीं रहता। ऐसे ज्योतिषी बनना बहुत जरूरी है। और ये ज्योतिषी आप कब बन सकते? जब आपको हर ग्रह के शुभ और अशुभ हो जाने का विज्ञान पता चल जाएगा। इसके बिना ज्योतिष करना वो नीम हकीम खतराए जान वाली बात है, समझ गए? और ये कोई मुश्किल नहीं है। लाल किताब के अरमान और फरमान अपने अंदर बसा लो। कितनी देर लग जाएगी? साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, और इससे ज्यादा कितने लगाओगे? ज्यादा ही स्लो सोच है तो भाई 5 साल लग जाएंगे, और क्या होगा? आदमी को ज्योतिषी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी किस्मत है, कुंडली में देख लेना कि ज्योतिषी बनने के योग है कि नहीं। ठीक है, तो अब ये यहां तक बताया। बृहस्पति का भी सुन लीजिए। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो साम दाम दंड भेद खेल के मोटी मोटी रकमें कमाते हैं, सारे अशुभ बृहस्पति वाले हैं, कोई शुभ बृहस्पति वाला नहीं है। क्योंकि शुभ बृहस्पति वाला परमात्मा का नाम लेता है, और अशुभ बृहस्पति वाला कहता है जिस जिसको परमात्मा ने दिया उससे मैं लूंगा। तो शुभ बृहस्पति आ जाए तो खुशी मनाने की बात ही है ना, है कि नहीं? बस शर्त यह है कि बृहस्पति अकेला पड़ा सोया हुआ ना हो, उसमें 1-2 ग्रहों की मिक्सिंग हो जाए जो उसको युक्ति दे, आपको पता है आपकी सोच कैसे काम करती है, युक्तियां कैसे आती हैं?
जिन जिन लोगों की कुंडली के अंदर सारी शुभ युतियां हैं, उनसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। और जिन जिन की जन्म कुंडलियों के अंदर शुभ और अशुभ ग्रह आपस में घुसे पड़े हैं, उस आदमी की अकल उतनी ही तेज है। क्योंकि इस सिचुएशन के बीच में उस सिचुएशन के बारे में सोचना और उसके अंदर इसके बारे में सोचना, ये ताकत तो जब सारे ग्रह मिले हुए होंगे तभी आएगी ना, नहीं तो कहां से आएगी ये ताकत? आ ही नहीं सकती। तो ये मैं पिछले सम्मेलनों में बोला भी था कि शुक्र मनाना, अगर जन्म कुंडली के सारे ग्रह अशुभ हो जाए तो, और शुक्र मनाना अगर दुश्मन ग्रह आपस में मिलकर के एक ही घर में बैठ जाएं, पर वहां बैठ के आदमी को अपने बचपन के अंदर कुछ नहीं समझ आता क्या करे, कुछ नहीं समझ आता, क्योंकि उसकी एक सोच होती ही नहीं, मल्टीपल सोचें चलती है उसके अंदर, उसे आलस आता है, चीज चुनने में बड़ी दिक्कत होती है उसे। लेकिन एक गुरु मिल जाए जो रास्ता दिखा दे कि ले बेटा इस रास्ते पे बढ़, वो आदमी कभी रुकता नहीं फिर। इसीलिए गुरु की अहमियत परमात्मा से ज्यादा है, रास्ता दिखाने वाला गुरु है। शुक्र का हर घर के अनुसार अपना फल होता है, हर घर के अनुसार। उसका शुभ शुभ ऐसे जांचना संभव नहीं है। उसके लिए आपको अरमान फरमान ही पढ़ने पड़ेंगे। बुध के लिए अरमान फरमान पढ़ने पड़ेंगे। शनि का बहुत आसान है, राहु का भी खोल देता हूं। अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध पीछे और शुक्र आगे हो तो आप मान जाइए आपका केतु बहुत अच्छा है। इन लोगों से दोस्ती करिए, इन लोगों के साथ बिजनेस करिए, इन लोगों के साथ भरोसा करके आगे बढ़िए, आपको जिंदगी के अंदर चोट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव थॉट के लोग होते हैं। और ऊंचाई में बढ़ना और साथ लेकर के दूसरों को बढ़ना, इन लोगों की ये खासियत होती है। लेकिन जिनके बुध आगे हो जाते हैं, शुक्र पीछे हो जाते हैं, उनका राहु खराब होता है। वो बेचारे अपनी ही समस्याओं में इतने ज्यादा जूझ रहे होते हैं कि कभी कभार धोखा कर देना उनकी मजबूरी बन जाता है। वो बुरे नहीं होते, धोखा कर देना उनकी मजबूरी बन जाता है। समझ गए? इस तरह के हालात देखिए, इतनी देर के अंदर आपको पिछले 40 साल का निचोड़ ज्ञान दे दिया। और अगर कहीं ये 10 बार भी सुन लिया ना, तो जिंदगी के अंदर ग्रह के शुभ और अशुभ में चोट नहीं खाओगे। बस 2 ग्रहों को पढ़ लेना, शुक्र और बुध को। चलिए, ये तो एक हिस्सा है। अब आपकी लाइफ बहुत आसान बनाने के लिए आज आपको छोटा सा लेसन और दे देता हूं, शायद आप लोगों के काम आएगा ये सब कुछ। पहला घर पूरब दिशा, पूरब दिशा, पूरब दिशा यानी कि लग्न के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है, अगर वो ग्रह शुभ है तो अपने घर की पूरब दिशा के अंदर उसकी वस्तुओं को जैसे ही स्थापित करोगे, उसके लिखे हुए पहले घर के शुभ फल आपको पूरी उम्र मिलेंगे। और अगर कहीं लगन के अंदर कोई अशुभ ग्रह बैठ गया, मान लो सूर्य ही अशुभ होकर के लगन के अंदर बैठ गया, जरा पूरब दिशा के अंदर गुड़ गेहूं तांबा रख के तो देखो, तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा, कॉमन सेंस तक छीन लेगा, घर वालों के साथ नहीं मिलने देगा, अपने खून के ताल्लुकदारों के साथ बुरी हो जाएगी। तो इसीलिए लगन के अंदर भी अगर सूर्य है और अशुभ है तो इमीडिएटली पूरब दिशा की तरफ से कॉपर कलर, कॉपर, गुड़ गेहूं तांबा, तेज पत्ता, बहुत सारी चीजें उसकी पूरब दिशा के अंदर भूल के मत रखना। रखना क्या है? अब यहां सूर्य को मदद देके ठंडा कौन करेगा? यहां मदद देकर के ठंडा करेंगे चंद्र बृहस्पति, मित्र है उसके, उसकी जान निकली पड़ी है, उसको प्राण दो। तो चांदी के बर्तन के अंदर हल्दी की गांठ भर के रखो ना पूरब की साइड में। दूसरा घर
उत्तर पश्चिम, कहते हैं दूसरे घर के अंदर कोई ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता। तो उत्तर पश्चिम के अंदर अगर कोई लॉ वाइज अशुभ ग्रह समझ आ रहा है तो उत्तर पश्चिम के अंदर भूल के वो चीजें रखने की गलती मत करना। समझ गए? और कुछ ना ही रखो उत्तर पश्चिम में तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन लोग तो उत्तर पश्चिम के अंदर वाश बेसिन लगवा देते हैं। धन भाव है भाई, मत करो ऐसा। परिवार है, परिवार टूटने के चांस ज्यादा बन जाएंगे, लिक्विडिटी आकर के चली जाएगी। तो उत्तर पश्चिम को सुंदर बनाओ, प्यारा बनाओ, तरह तरह के शो पीसेस रखो, खुशी वाला माहौल हो वहां पर। आपके घर को मतलब ही नहीं नजर लग जाए कि वो टूट जाए कभी। सिर्फ उत्तर पश्चिम को अच्छा रखो। तीसरा घर दक्षिण। दक्षिण के अंदर वास्तु वाले बोलते हैं कि टॉयलेट बना लो, किचन बना लो, है ना भाई? कैसे? तीसरे घर का राहु कौन देखेगा? कैसे हो सकता है? जब एक इंसान का स्ट्रक्चर, उसकी बुद्धि, उसकी सोचने कर्म की शक्ति एक जैसी नहीं है तो वास्तु कैसे यूनिवर्सल हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु कैसा है, शुभ है कि अशुभ है। अगर शुभ है, आप दक्षिण के अंदर एक साइड में टॉयलेट बनाओ, दूसरी साइड में थोड़ा हट करके पूरब की तरफ में जाकर के आप किचन भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 12वां घर आपका दक्षिण पूर्व है और दक्षिण साइड आपका राहु का स्थान है। फिर बना दो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में ऑलरेडी राहु अशुभ है, आप दक्षिण में जरा टॉयलेट बाथरूम बना के तो दिखाओ। घर में पड़ा हुआ अगर एक एक रुपया खाली ना हो गया तो नाम बदल देना। एक एक रुपया नहीं बचेगा। कोई भाई बहन साथ नहीं देगा, कोई यार दोस्त साथ नहीं देगा, धक्के खाने के लिए मजबूर हो जाओगे। उत्तर पूर्व जन्म कुंडली का चौथा घर, हम वहां पर क्या कहते हैं कि बृहस्पति यहां शुभ होता है, मंदिर यहां बनाना चाहिए, यही कहते हैं ना। और उत्तर पूर्व में मंदिर बनाने के बाद लोग बर्बाद क्यों हो जाते हैं? सोचा कभी? कारण जन्म कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति अशुभ है तो कभी भूल के भी उत्तर पूर्व के अंदर मंदिर मत बनाना। मां बाप से लड़ते फिरोगे, जायदाद से बेदखल होगे, घर में कलेश होगा और बेवफाइयां होंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जाएंगे। इनको कौन सोचेगा? लाल किताब सही बोलती है, क्यों पाप कमाते हो, रोज मंदिर चले जाया करो। घर में बुला बुला के भगवान को मत बैठाओ। वो इतनी नॉर्मल सी चीज है कि वो बच्चा है, उसको कान से पकड़ा यहां लाके बैठा दिया। अरे उसके लिए मेहनत करो, मंदिर जाओ, घर में मंदिर मत बनाओ। वो तुम ही लोगों के लिए कहा गया है कि अगर कहीं बृहस्पति अशुभ है और घर के अंदर मंदिर बन गया तो पहले ही तुम्हारे डीएनए में है कि श्वास लेने में दिक्कत होती है, बृहस्पति अशुभ की ये प्रॉब्लम है। घर में जब जोते जलाओगे, जली हुई ऑक्सीजन बच्चों के अंदर जाएगी, बच्चे थोथे हो जाएंगे, याद रखने की क्षमता खत्म हो जाएगी उनकी, जली हुई ऑक्सीजन अपने अंदर ले जाने से। इसीलिए उत्तर पूर्व के अंदर मंदिर ये कोई सही फैसला नहीं है। अगर रखना है वहां तो वहां 4-4 ग्रहों की चीजें स्थापित करो। वहां सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, चारों ग्रहों की चीजें स्थापित कर दो, एक एक करके मत। फिर होगा शुभ सब कुछ। 5वां घर, पहला पूरब दिशा है, 5वां घर का मतलब पूरब की दीवार। 5वें घर के अंदर अगर मान लो राहु बैठा है, खराब शनि बैठा है, खराब बुध बैठा है, इतना बुरा हाल होगा
अबॉर्शन का आता है, जीवन साथी को बीमार करवाता राहु। शनि पिता पुत्र की आपस में नहीं चलने देता, गुस्सा चिड़चिड़ापन रहता है, कॉमन सेंस के साथ कहीं टिक नहीं पाता। और बुध हो तो बाप बेटे की कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ाई होती है, ऐसा बुरा हाल करता है ये। तो पूरब की दीवार आपके घर के लिए, आपके खून के ताल्लुकदारों के लिए बहुत 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 जरूरी है। बहुत ही सोच समझ के, जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रह हो उसको पूरब की दीवार पर स्थापित करिए, उसके सुख पाइए। वहां पर अशुभ ग्रह की एक भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। अगर 5वें घर में बैठ के आपका शनि राहु शुभ है तो जरूर पूरब की दीवार पे उनकी चीजें रखो, लेकिन अगर अशुभ है तो भूल के भी नहीं होनी चाहिए। बृहस्पति शुभ है, बिल्कुल ना हो। 5वें घर के अंदर बृहस्पति हो, आदमी को ज्योतिष के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं देता वो। और हर किसी की किस्मत में ज्योतिषी बनना नहीं लिखा होता, ठीक है। तो चुन के जो शुभ है ग्रह, उसकी वस्तुएं वहां स्थापित करो। घर परिवार एक हो जाएगा। छठा घर राहु का घर माना जाता है। सही मायने में यही सबसे काम का घर है। आपको पता है कि रिलायंस कंपनी जो खड़ी हुई है, किसने करी है बेटा? धीरूभाई अंबानी। और मजे की बात देखो, धीरूभाई अंबानी का एक भी रोल नहीं है रिलायंस को खड़ा करने में, ये मैं कहता हूं। अगर उसके यहां मुकेश अंबानी पैदा नहीं होता, जिसके छठे घर के अंदर 4-4 ग्रह हैं, तो धीरूभाई अंबानी हो सकता कोई होटल खोल के बैठा होता। भाई इतने तक कर लेता, उसकी कुंडली नहीं मेरे को याद, मैंने देखी नहीं। मुकेश अंबानी पैदा हुआ तो वो योग बना कि ये इतनी बड़ी कंपनी बनेगी, इसलिए बन गई। तो छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट। खराब मंगल हो, मामों की मिट्टी उड़ा देता है। खराब सूर्य हो, मामे की गृहस्थी, पैसा, मां का हाल खराब कर देता है। खराब एक ग्रह बैठा हो, नौकरी लगती है छूटती है, लगती है छूटती है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर के अंदर बीमारियां, पूछो मत। यह है छठा घर। छठे घर में या तो कुछ ना हो, और या फिर लॉ वाइज बनने वाले युति वो ग्रह बैठे हुए हो। और जिनके भी, जितने भी लोग बड़े बड़े काम करते हैं, या तो छठे घर में कुछ नहीं है, नहीं तो मल्टीपल ग्रह है, और नहीं तो जो है वो बहुत शुभ है। विदेश जाने के लिए सबसे उत्तम घर देखा अगर जाता है तो छठा घर देखा जाता है। आप सब 12वां बोलते हो। छठे घर के अंदर अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठा हुआ है ना बेटा, तो आदमी के पास व्हाइट पासपोर्ट भी हो सकता है। विदेश जाके सेट होने की तो बात छोड़ो, समझ गए। 7वां दक्षिण पश्चिम आपकी डेली इनकम, जीवन साथी के साथ संबंध रखता है। 8वां घर दक्षिण की दीवार है। 8वां घर दक्षिण की भी दीवार है। और आपको एक बात बता दूं, 8वां घर मौत का है, लेकिन 8वां घर जीते जी मौत का है। सुना है कभी? क्या 8वें घर के अंदर मंगल बद बैठ जाए या कोई और खराब गया, जिसे भी आप ठीक समझे, आदमी मर जाता है? बस ये आप जरूर सुनते होंगे, मारक दशा चल रही, मारक दशा चल रही, मारक दशा चल रही। आदमी तो मरता नहीं। लेकिन 8वें घर के अंदर खराब ग्रह हो ना, तो बेटा रिश्ते मर जाते हैं, उनसे दूरियां हो जाती हैं, उनके साथ नहीं रह पाता। ये कंसीडर करना चाहिए 8वें घर से। मौत तो एक दिन आनी है, वो जो निकालने वाला है वो चुटकियों में निकाल भी लेगा। लेकिन इससे रिश्ते मर जाते कि अब रिश्ते संभाल के रखो, नहीं तो भाई भी बिछड़ गया, बच्चे बिछड़ गए, या जीवन साथी बिछड़ गए, ये सब कुछ होगा। 8वें घर का शुक्र जीवन साथी बिछड़वाता है, मंगल भाई भाई से लड़वाता है, बुध पंगों में फंसा डालता है, रिश्तेदारियों से तोड़ा देता है, मामे बुआ का हाल खराब कर देता है, इतना कुछ करता है। और 9वां घर, घर का मध्य, जितने उतरे हुए कपड़े, जितनी गंदगी पड़ी रहेगी, भाग में उतनी ही चोट पड़ेगी। और 10वां घर पश्चिम,
बहुत 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 इंपॉर्टेंट। आपकी पूरी जन्म कुंडली के जान प्राण 10वें घर में होते हैं, लेकिन 10वां घर अकेला कुछ नहीं कर सकता। पश्चिम तब काम करेगा अगर उत्तर पश्चिम अच्छा होगा। अगर उत्तर पश्चिम खराब है तो 10वां घर भी खराब है, और अगर 10वां घर यानी कि पश्चिम खराब है तो उत्तर पश्चिम भी खराब है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। इसीलिए शुभ ग्रहों का वहां से वस्तुओं को हटाना, अशुभ की और शुभ की रखना। और 11वां घर जिसे आप लाभ बोलते हैं, इससे ज्यादा बीमारियां देने वाला घर जन्म कुंडली के अंदर कोई नहीं है। जिसको भी बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियां हैं, जिनके होकर के बच्चे मर जाते हैं, जिनको ये सारी बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, आप देखिए उनकी जन्म कुंडली के अंदर 11वें घर में क्या बैठा है। उसको हटाते ही सारी प्रॉब्लमें खत्म होती हैं। और 12वें घर में दक्षिण, 11वां पश्चिमी की दीवार होती है, और दक्षिण पूरब 12वां घर। मियां बीबी बेडरूम में क्यों लड़ते हैं? और दुनिया के ज्यादातर मियां बीबी वहां पर लड़ते हैं। और बाप अगर लड़ पड़ा है अपनी बीवी से तो बेडरूम में ही मिलता है, और बीवी लड़ पड़ी है तो बेडरूम से बाहर ही नहीं निकलती। ये खास गर्म जगह दी गई है मियां बीबी के रिश्ते को, क्योंकि इसी में सब्र भी है, इसी में त्याग भी है, इसी में खर्चा करने की ताकत भी है। और मियां बीबी मिलकर परिवार के लिए खर्चे ही तो करते हैं, और क्या करते हैं। रिश्ते निभाने भी यहीं से सीखते हैं। तो 12वां घर ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, जिनकी जन्म कुंडलियों के अंदर दूसरा घर और चौथा घर खाली होता है, वो दुनिया में ज्यादा सुखी रहते हैं। और जिनके दूसरा और चौथा घर भरा हुआ होता है, उनके जीवन में बार बार दुख आने के ज्यादातर चांसेस होते हैं। तो मेरा ख्याल ये वास्तु का विज्ञान आप सबको बहुत मदद करेगा। लेकिन अब बहुत ही खास भविष्यवाणी, बहुत ही खास भविष्यवाणी जो आज तक अभी तक किसी ने की नहीं है, और आज इस मंच से होने जा रही है। और वो ये है कि अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, अगर तो ये 27 दिन से पहले पहले खत्म हो गया तो त्रासदी बस इतनी। और अगर कहीं 27वां दिन क्रॉस हो गया ना, इसे अगले 5-7 साल तक कोई दुनिया की ताकत रोक के दिखा दे। और ऐसा हाल होगा कि दूर दूर तक कोई इंसान ढूंढने से नहीं मिलेगा। बच्चों को छोड़ छोड़ के मां बाप भागेंगे और रिश्ते बिखर जाएंगे। वापस उस युग में जाना पड़ेगा जहां पर अपने लिए मेहनतें कर करके आप लोग कमाते थे, हमारे पूर्वज किया करते थे। और इसके अंदर सबसे बुरी त्रासदी जो होगी, वो होगी सबसे पहले अमेरिका की, दूसरे नंबर पे चाइना और रूस। ये 3 कंट्रियां ऐसी हैं कि इनको सपोर्ट तो मिलेगी, तीनों को मिलेगी अपने अपने दोस्तों की सपोर्ट, लेकिन तबाह ये तीनों कंट्रियों। आप लोग बच गए, असर तो यहां जरूर आएगा बिल्कुल। और इसमें परमाणु ही चलेंगे, इसमें परमाणु बम ही चलेंगे। एक ने ये हाल किया था, मल्टीपल पड़ेंगे तो हाल क्या होगा। धरती खत्म हो जाएगी, कहने का मतलब धरती की उर्वरकता पैदा करने की क्षमता सब खत्म। बेटा मैं तो आज बोल के जा रहा हूं, देख आप लेना, है ना। हाँ, कि 27 दिन से पहले अगर ये युद्ध खत्म हो गया, 27वें दिन तक भी खत्म हो गया तो बचाव, नहीं तो आज जो मैं बोल के जा रहा हूं आप सब लोग अपने जीवन काल में ये देखेंगे, समझ गए। और परमात्मा करे ऐसा ना हो, हम सब लोग इसके लिए भी दुआ करें कि जल्दी से ये वॉर खत्म हो और इंसान खुशहाली और सुख से जी सके। तो मेरा ख्याल इतना बहुत है।
जितना मैंने एक बताया आप सबको, माता रानी आप सबको बहुत कामयाब जोशी बनाए, खुशियाँ दे, सुख दे, तंदुरुस्ती बख्शे दादी। जय माता।